बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के कैपेसिटर्स को कितने कम्बिनेशन से जोड़ा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास दो कम्बिनेशन है, एक है पैरेलल कम्बिनेशन और दूसरा है सीरीज कम्बिनेशन। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे का सारा टॉपिक आपका एज अ लॉन्ग आपको अच्छे से रेडी होना चाहिए। अगर लॉन्ग रेडी है तो इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज आप कर ही लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप सर्च बार में जाके अपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारी वो वीडियो भी मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जो कम्बिनेशन हमने इस लेक्चर में पढ़ना है उसका नाम है पैरेलल। तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल के देखते हैं कि जब कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है तो वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल तरीके से कैसे जोड़ा जाता है। तो आपके पास ये तीन कैपेसिटर्स हैं। इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी है उसे मैं C1 कह देता हूँ, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी को मैं C2 कह देता हूँ और इसकी कैपेसिटेंसी को मैं C3 कह देता हूँ। तो तीन कैपेसिटर, हर एक में चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी अलग अलग है तो इसलिए हर एक की कैपेसिटेंसी अलग अलग होगी। अब यूं करते हैं कि हम हर एक कैपेसिटर से एक अलग अलग वायर निकालते हैं। तो मैं पहले कैपेसिटर से एक अलग वायर निकाल लूंगा, सेकंड वाले से मैंने एक अलग वायर ले ली और थर्ड वाले से मैंने एक अलग कनेक्शन ले लिया, अलग वायर ले ली। तो मैंने हर एक कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है उसमें से एक ही कनेक्शन सेपरेटली ले लिया। आज इसी तरीके से मैं इसकी राइट साइड पे करूंगा। यहाँ से भी मैंने एक कनेक्शन ले लिया, एक वायर ले ली, फिर इस यहाँ से भी एक ले लिया और फिर इसके साथ भी यहाँ से भी एक कनेक्शन लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट प्लेट में से भी एक अलग अलग कनेक्शन लिया गया और राइट साइड की प्लेट में से भी एक अलग अलग कनेक्शन ले लिया गया। अब मैं इन सब कनेक्शंस को जोड़ देता हूँ किसी बैटरी के साथ। तो मैं इन तमाम कनेक्शंस को किसी न किसी बैटरी के साथ जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से मैंने अपने हर एक कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव होगा तो इसके ऊपर मैं प्लस लिख देता हूँ, ये मेरा पॉजिटिव कंपोनेंट है, टर्मिनल है, और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। अब चलते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ ऊपर जाएगा और जब करंट यहाँ पे आएगा तो उसके पास होंगे तीन रास्ते। वो ऊपर भी जा सकता है करंट बिल्कुल स्ट्रेट भी जा सकता है और करंट ये नीचे वाले रास्ते से होकर भी आगे जा सकता है। तो करंट तीनों ही रास्तों में जाएगा। क्लियर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये खास बात होती है कि करंट को गुजरने का एक से ज्यादा रास्ते मिल जाते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अच्छी बात यह है कि इसमें करंट को गुजरने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी करंट को गुजरने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिले, ऊपर से अलग गुजर जाएगा, दरमियान से अलग और नीचे से अलग करंट गुजरेगा। तो इस तरह का कोई भी सर्किट हो जिसमें करंट एक से ज्यादा रास्तों में गुजर सकता हो तो उस तरह के जो सिस्टम है या कॉम्बिनेशन है उस तरह का, उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कहते हैं। तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन था जिसमें से करंट पास कर रहा है। तो जब करंट मेरा पहले कैपेसिटर में से पास करेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो जो चार्ज मेरा पहले कैपेसिटर पे स्टोर होगा उसे मैं Q1 कह देता हूँ। इसी तरीके से मेरे सेकंड कैपेसिटर के ऊपर भी चार्ज स्टोर होगा, उसे मैं Q2 कह देता हूँ, और जो चार्ज मेरे थर्ड कैपेसिटर पे स्टोर होगा उसे मैं Q3 कह देता हूँ। तो तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी डिफरेंट ही स्टोर होगा क्योंकि हर एक की कैपेसिटेंसी अलग अलग है तो चार्ज भी अलग अलग ही स्टोर होगा। अब एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जितने वोल्टेज बैटरी के होते हैं ना उतने ही वोल्टेज हर एक कैपेसिटर को मिलते हैं। इसी बात को हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं कि ईच कैपेसिटर हैज द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज ऑफ बैटरी। हर एक कैपेसिटर का सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना कि बैटरी का है। अब इसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है क्योंकि हर एक का कनेक्शन अलग अलग है। हर एक डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, बैटरी से। तो जितना बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी उतना ही सबके पास जाएगा क्योंकि सारे के सारे अपने अपने एक अलग रास्ते से कनेक्टेड डायरेक्ट बैटरी के साथ, रास्ते में कोई और चीज नहीं है तो इसलिए सबका जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। इसी चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा बैटरी का पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट कैपेसिटर के पोटेंशियल के, और वही किसके इक्वल होगा, सेकंड कैपेसिटर के पोटेंशियल के, और वही किसके इक्वल होगा,
थर्ड कैपेसिटर के पोटेंशियल के, मतलब कि तीनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होगा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब सेकंड पॉइंट कि हर एक कैपेसिटर जो है वो चार्ज डिफरेंट स्टोर करता है, इसलिए जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा, जितना बैटरी ने चार्ज प्रोवाइड किया उसके बराबर होगा उनका टोटल चार्ज। तो यही हम लिखेंगे कि चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंसी, कि हर एक कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की सलाहियत जो कैपेसिटेंसी है वो अलग है। तो हर एक कैपेसिटर चार्ज भी अलग स्टोर करेगा, ये वाला कैपेसिटर अलग चार्ज स्टोर करेगा, नीचे वाले में हो सकता है ज्यादा स्टोर हो जाए, और जो तीसरे वाला हो सकता है इसमें सबसे कम चार्ज स्टोर हो। तो मुख्तसर ये कि हर एक में एक अलग अमाउंट में चार्ज स्टोर होगा, जिसको हम कह रहे हैं कि हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी अलग अलग है, इसलिए अलग अलग चार्ज स्टोर हो रहा है। इसी चीज को मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ कि जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा, जितना इन तीनों के ऊपर चार्ज स्टोर होगा। तीनों का चार्ज जमा करूंगा तो टोटल चार्ज के इक्वल आ जाएगा। तो पहले कैपेसिटर का चार्ज Q1 प्लस दूसरे कैपेसिटर का चार्ज Q2 प्लस तीसरे कैपेसिटर का चार्ज Q3। तो मैंने तीनों कैपेसिटर का चार्ज जमा किया तो वो टोटल चार्ज के इक्वल आ जाएगा। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कैपेसिटर वाले टॉपिक में कि Q किसके इक्वल होता है, C और V के इक्वल होता है। C का मतलब कैपेसिटेंसी और V का मतलब वोल्टेज। तो Q इज इक्वल टू CV होता है। यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर हर एक Q के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो देखता हूँ क्या होता है। सबसे पहले Q1 को देखें। अगर मैं Q1 के ऊपर ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो Q बराबर होता है CV के, तो ये Q1 किसके इक्वल आ जाएगा, C1 और V1 के, प्लस Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, C2 और V2 के, प्लस Q3 किसके इक्वल आएगा, C3 और V3 के। इस तरीके से ये फॉर्मूला मैंने सबके ऊपर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे भी नहीं करूंगा क्योंकि आगे जाके फिर वही रिलेशन बन जाएगा हमारा। तो अभी के लिए ये मेरा Q एज इट इज रहेगा, मैं इसको यहाँ पे नहीं अप्लाई करना चाह रहा। कर सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं बुक के साथ ही रिलेट करके चलूँ, तो जैसे बुक में है वैसे ही करेंगे हम। अच्छा जी, अब एक चीज हमने पहले डिक्लेयर कर दी कि वोल्टेज तो सबके सेम है, जितना V1 है उतना ही V2 है उतना ही V3 है, और सारे वोल्टेज किसके इक्वल हैं, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल है। तो जब वोल्टेज सारे इक्वल हैं तो इसलिए V के साथ 1, 2 और 3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे भी 1 नहीं लिखूंगा, यहाँ 2 भी नहीं लिखूंगा, यहाँ 3 भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि वोल्टेज सबके सेम है। अब आप देख सकते हैं कि वोल्टेज तो सब में सेम है, मतलब वोल्टेज क्या होगा, कॉमन। तो जो कॉमन होता है उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो V सब में सेम सेम है, तो V को मैंने ले लिया कॉमन। अंदर मेरे पास बच जाएगा C1 प्लस C2 और प्लस C3। इन सब में V लिखा हुआ था, सब में से V कॉमन आ गया, तो बाकी C1 C2 और C3 बच गया। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा Q। अब ये जो V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो Q के नीचे आके V हो गया डिवाइड। तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा आप देखें, अगर मैं यहाँ पे यूं करूँ कि Q यहीं पे रहने दूं और V इधर लाके डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, C आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे बन रही है। ये भी क्या लिखा हुआ है, Q ओवर V, तो मैं Q ओवर V को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, C के इक्वल लिख सकता हूँ। यही काम मैं यहाँ पे करूंगा। तो मैं Q ओवर V को मैं लिख देता हूँ C के इक्वल। अब ये C कौन सी है, ये इक्वल कैपेसिटेंसी कहलाती है। इसको हम कहते हैं ये हमारी क्या है, इक्वल कैपेसिटेंसी। मतलब आप हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी कैलकुलेट करो, यहाँ पे जमा करो, और आप वो किसके इक्वल आ जाएगी, किसी कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसे हम कहेंगे वो हमारी इक्वल कैपेसिटेंसी है। मतलब सबकी कैपेसिटेंसी को जमा करके जो आंसर आएगा उसी को हम कहते हैं हमारी इक्वल कैपेसिटेंसी। अब इसका फायदा क्या है, देखिए लेट्स सपोज आपके पास कोई सर्किट मौजूद है, आपने उसके अंदर जगह जगह पे कैपेसिटर लगाए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो बजाय इसके कि आप ये 4 कैपेसिटर लगाएं, आप यूं करें, आप हर एक की कैपेसिटेंसी को जमा करें। आप सबकी कैपेसिटेंसी को जमा करेंगे, तीनों कैपेसिटर्स की, बल्कि 4 है यहाँ पे, चारों कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी को जमा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी कैपेसिटेंसी आती है। तो जितनी टोटल कैपेसिटेंसी आती है आप उतनी कैपेसिटेंसी का एक ही कैपेसिटर बना लें और वही लगा दें सर्किट में। ठीक है, आपको पता चल गया कि कितनी कैपेसिटेंसी का चाहिए, आप उतनी कैपेसिटेंसी का एक ही
कैपेसिटर लगा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लगाएं। इस तरह आपका सर्किट भी कॉम्प्लेक्स होगा और ये कोई इतना एफिशिएंट भी नहीं है। तो इसलिए हम ये इक्वल कैपेसिटेंसी कैलकुलेट करते हैं कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स हैं तो हमें पता चल जाए कि अगर हम एक ही कैपेसिटर लगाना चाहते हैं तो वो उसकी कैपेसिटेंसी कितनी होनी चाहिए जो कि उन सब के इक्वल हो। अच्छा, यहाँ पर तो हमने 3 कैपेसिटर जोड़े थे तो हमारा इस तरीके से ये बन गया। अगर हमारा 3 से ज़्यादा कैपेसिटर आ जाए तो ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बन जाता है। पहला, जितने भी कैपेसिटर्स हैं आपने सबकी कैपेसिटेंसी को जमा कर देना। तो पहला कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, सबकी कैपेसिटेंसी को जमा किया, प्लस सो ऑन चलता रहेगा। जितने भी हैं आपने सबको जमा करना है। फर्ज कर ले हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं, तो n कैपेसिटर तक सबकी कैपेसिटेंसी को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल कैपेसिटेंसी आ जाएगी। ले जी, यहाँ तक तो हमारी कैलकुलेशन वाला काम होता है कंप्लीट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि ये कैसे सारी कैलकुलेशन हुई। ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होती, वो वोल्टेज है। जितने बैटरी के वोल्टेज होते हैं उतने ही हर एक कैपेसिटर के वोल्ट होता है। और चेंज क्या चीज़ होती है, वो है चार्ज। हर एक कैपेसिटर का अलग चार्ज होता है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। अब इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसके आगे जो इंपॉर्टेंट बात है उसको समझाने के लिए मुझे पहले एक न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा। जी, ये वो आपकी एग्जाम्पल है जो कि बुक में भी सोल्व है। तो इसको सोल्व करूंगा, सोल्व करने के बाद आपको मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, वो आपको इस एग्जाम्पल को सोल्व करने के बाद समझ आएगा। तो पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। वो कहता है कि 3 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड आर अरेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड द इक्वल कैपेसिटेंस। कि आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं इस तरीके से और तीनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के जरिए आपस में जोड़ा हुआ है इस तरीके से, जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा। आपने ये फाइंड करना है कि इन सब की जो इक्वल कैपेसिटेंसी है वो कितनी होगी, ये वो कह रहा है। करते हैं। तो अभी अभी हमें पता चला कि हमारे पास टोटल 3 कैपेसिटर्स हैं, तो हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी अलग है। जैसे पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी को मैं 3 माइक्रोफैरड कह देता हूँ, ये उसने खुद बताया हुआ है। सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी जो है उसे हम कह देते हैं, वो है हमारे पास 4 माइक्रोफैरड। और थर्ड की जो कैपेसिटेंसी है वो कितनी उसने दी हुई है, वो है 5 माइक्रोफैरड। अब अगर हमें इन सब की इक्वल कैपेसिटेंसी फाइंड करनी है तो अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा इक्वल कैपेसिटेंसी का, कि जिस किसी की भी इक्वल कैपेसिटेंसी आपने निकालनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आप सबकी कैपेसिटेंसी को जमा कर दें तो इक्वल कैपेसिटेंसी आ जाएगी। कुछ यही काम मैं यहाँ पे करूँगा। मुझे इक्वल कैपेसिटेंसी चाहिए तो मैं सबकी कैपेसिटेंसी को जमा करूँगा, पहले कैपेसिटर की, दूसरे कैपेसिटर की और तीसरे कैपेसिटर की। अब इन सबको जमा करते हैं। तो C1 मेरे पास 3 था, C2 मेरे पास 4 था और C3 मेरे पास 5 था। इन सबको जमा करें तो मेरे पास आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। तो देखिए मेरे पास जो इक्वल कैपेसिटेंसी है वो कितनी आई, 12 माइक्रोफैरड। जबकि हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी किसी की 3 थी, किसी की 4 थी, किसी की 5 थी और इक्वल कितनी आई, 12। तो मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्वल कैपेसिटेंसी होती है वो हर एक की कैपेसिटेंसी से ज्यादा होती है। ठीक है, फिर सुने इस बात को कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्वल कैपेसिटेंसी होती है वो हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटेंसी से ज्यादा होती है। इस बात को आप यूं भी कह सकते हैं कि जो इक्वल कैपेसिटेंसी है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसी से ज्यादा होती है। क्लियर, इसी बात को हमने लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, the equivalent capacitance of a parallel combination of capacitor is greater than any of the individual capacitance। ठीक है, कि जो इक्वल कैपेसिटेंसी होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसी से ज्यादा होती है। देखें, इक्वल कैपेसिटेंसी 12 थी, वो 3 से भी बढ़िया, 4 से भी बढ़िया और 5 से भी बढ़िया। तो मतलब ये हर एक की जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसी है उससे बड़ी आई है। यही बात हमने लिखी है। The equivalent capacitance of a parallel combination of a capacitor is greater than any of the individual capacitance।
यही बात आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि इक्वल कैपेसिटेंसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में बड़ी होती है या छोटी होती है, तो आप कहाँ पे टिक करेंगे, ग्रेटर देन इंडिविजुअल होती है। अब इसी एमसीक्यूज को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बनाकर इसी बात को, कि लेट्स सपोज आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं, इन्हीं की मिसाल ले लें आप, इन्हीं की मिसाल ले लें। मैं डायग्राम रिमूव कर देता हूँ। वो कहता है आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं और बताएं इक्वल कैपेसिटेंसी कितनी होगी। ए ऑप्शन में वो लिख देता है 2 माइक्रोफैरड, बी ऑप्शन में वो लिख देता है 1 माइक्रोफैरड, सी ऑप्शन में वो लिख देता है 4.5 माइक्रोफैरड और डी ऑप्शन में वो लिख देता है 6 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे आपका इम्तिहान है। देखिए आप लोग तो कहेंगे देखिए हमने इसकी इक्वल कैपेसिटेंसी निकाली, वो तो 12 आई, अब 12 का तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे, तो मतलब ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा इस स्टेटमेंट पे गौर करें कि इक्वल कैपेसिटेंसी क्या होगी, इंडिविजुअल से बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें से आप वो आंसर सेलेक्ट करेंगे जो इन तीनों से बड़ा है। मतलब 2 माइक्रोफैरड तो छोटा है, वो भी नहीं करेंगे, 1 भी छोटा है, वो भी नहीं करेंगे, 4.5 भी इन सबसे छोटा है, ठीक है, ये भी नहीं करेंगे, 6 करेंगे क्योंकि 6 इन तीनों से बड़ा है। तो जो इक्वल कैपेसिटेंसी आती है वो इंडिविजुअल से ज्यादा ही होती है। तो यहाँ पे इक्वल कैपेसिटेंसी 12 तो नहीं है, होना तो 12 ही चाहिए था, लेकिन अगर वो 12 नहीं भी दे रहा तो फिर आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि इन सबसे ज्यादा है, क्योंकि इक्वल कैपेसिटेंसी हमेशा इंडिविजुअल से ज्यादा ही होगी। तो जो ज्यादा है उसी वाले पे आप टिक करेंगे, तो वो हमने 6 पे टिक कर देना। ओके, वहां पे शोर नहीं डालना कि गलत है, गलत नहीं है, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है कि आपको पता भी है कि नहीं कि ग्रेटर होती है या लोअर होती है, तो हम ग्रेटर वाले पे टिक करेंगे। ले जी, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिया, इसकी सारी डेरिवेशन, कैलकुलेशन और डायग्राम को भी देख लिया। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कुछ भी पूछना हो, कहीं भी इशू हो, तो आप जरूर कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। अगर आप इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं, और अगर आपको फुल बुक के न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।